नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपने राजस्थान अध्ययन के लिए कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे और इस पुस्तक में अभी तक अपनों ने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपने पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अभी तक अपने इसकी 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है हमारा राजस्थान कक्षा 6 की, जिसमें मैंने एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है, यानी 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें ज़रूर देखें। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। यानी इस अध्याय में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, कितने भौतिक प्रदेश हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ, जलवायु वगैरह, ये सब अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थल है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला थार मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान और तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। यानी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। पहला पढ़ते हैं अपने थार मरुस्थल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यानी जब नए जिले नहीं बने थे उससे पहले 12 जिलों में था। यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। यानी थार मरुस्थल में जो है वो 61% भाग पर फैला हुआ है और 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। विश्व में जो भी अन्य मरुस्थल है उसकी तुलना में ये सबसे अच्छा या सबसे धनी मरुस्थल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक तो जनघनत्व है, पशु घनत्व भी अच्छा है, वर्षा, खनिज, ये सब कुछ, कृषि, सिंचाई, तो ये सब कुछ अच्छा है यहाँ पे अन्य मरुस्थलों की तुलना में। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतःप्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। यानी यहाँ पर जो रेत के टीले पाए जाते हैं उन्हें बालू का स्तूप या दोरे कहते हैं, और इन्हें मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश में विभक्त भी किया गया है। 2 नंबर है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, ये दिशा भी आप याद रखेंगे कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक
692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। यानी अरावली कहाँ से कहाँ फैले, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, और यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है अरावली, तो ये 9% भाग पर है, और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। ये इसमें दिया हुआ नहीं है, 10% जनसंख्या वो निवास करती है लगभग। और ये जो फैली है ये गुजरात के खेड़ापुरम से उत्तर में दिल्ली के रायसेना पहाड़ी तक है, जो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में है 550 किलोमीटर, लगभग 80%। और इसका जो सबसे उच्च भूभाग है वो राजस्थान में है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, यानी मरुस्थल को पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने से रोकती है, जो अरावली पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके ऊपर एक 5 मीटर का दत्तात्रेय मंदिर भी बना हुआ है, दत्तात्रेय जी का मंदिर। इसे जोड़ते हैं तो फिर ये 1727 हो जाती है, परंतु ये सही है। ये दोनों ही, अगर दोनों आ जाए तो दोनों सही है। वैसे 1722 ही पूछता है। ये मानचित्र दिया हुआ है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर गग्गर का मैदान है, ये मरुस्थल है पूरा, बालूकास्तु मुक्त प्रदेश, ये इतना है। ये फिर अर्ध मरुस्थल, बांगड़ शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, लूणी बेसिन, ये अरावली है। यहाँ पे ये चंबल और माही का मैदान है, चंबल का मैदान है। यहाँ पर जो यह मैदान, पूर्वी मैदान है, ये भौतिक प्रदेश जो, और ये लास्ट में है, ये हाड़ौती का पठार है। इसमें यहाँ पर बनास बेसिन भी है, ये आप देख सकते हैं। बाणगंगा का मैदान भी यहाँ पर है, बाणगंगा बेसिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या फिर डांग या फिर उत्खात भूमि यानी बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में 40% है, वैसे तो 39% भी मान सकते हैं, 39 भी आता है कई बार। 39 या 40% जनसंख्या निवास करती है। और कितने भाग पर फैला हुआ है? तो ये 23% भाग पर। और चंबल नदी के आसपास जो नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो गए, उसे चंबल के भीड़, डांग या उत्खात भूमि कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 56 का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में जो माही और सहायक नदियों का जो मैदानी भाग है उसे 56 का मैदान कहते हैं। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में
हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यमकालीय है जो उपजाऊ मिट्टी है। यानी यहाँ पर हाड़ा वंशी जो शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार, और यहाँ पर 7%, वैसे तो 6.89 भी आता है, भाग पर फैली हुई है। और इसमें जनसंख्या दी हुई नहीं है, तो जनसंख्या लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित ओडिया एवं आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल और उदयपुर में प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि हैं। तो ये पठार हैं। तो ये अपने भौतिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में है जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं पर अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो ये उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र सब जलवायु इसमें बता दी। और आगे मानचित्र दिया हुआ है। पहले तो आप ये देखिए, राजस्थान के मानचित्र को देखकर शिक्षक की सहायता से भौतिक प्रदेशों तथा उनमें स्थित जिलों के नाम लिखिए। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भौतिक प्रदेश के नाम लिखेंगे, फिर उनमें कौन कौन से जिले शामिल है। चारों भौतिक देश है, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली और पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार, फिर इनमें कौन कौन से जिले हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये दिया हुआ है औसत वार्षिक वर्षा, जैसे यहाँ से 20, ये 30 की है समवर्षा रेखा। इसके बाद में ये 40 है, ये 50, फिर ऐसे आगे ये सभी 60, 70 सब कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पर लास्ट में है 100। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। ये 3 ऋतु हैं। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है? मार्च से जून। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु है अक्टूबर से फरवरी। तो पहले पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। माउंट आबू क्या है? सबसे ठंडा स्थान। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु, जो कब से कब तक है? जुलाई से सितंबर तक। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में आती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है।
अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछे तो वो कौन सा है? माउंट आबू, जहाँ औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी अपने राजस्थान में वर्षा तो दोनों शाखाओं से होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, परंतु बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा होती है जो पूर्वी राजस्थान में होती है, और अरब सागर के मानसून की जो शाखा है उससे अपने दक्षिणी राजस्थान में होती है। और सर्वाधिक वर्षा पूछे तो वो झालावाड़ में होती है, और सबसे कम वर्षा जैसलमेर में। परंतु पूछ ले कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो स्थान है माउंट आबू। और जैसे अपने दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर वर्षा वैसे लगातार कम होती जाएगी। नेक्स्ट ऋतु है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। यानी मावठ कब होती है? तो शीत ऋतु में आती है, जिसे मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। और जो ये चक्रवात आते हैं कहाँ से आते हैं? तो ये भूमध्य सागर से आते हैं। और इस वर्षा से यानी मावठ से कौन सी फसल को लाभ मिलता है? तो गेहूं की फसल को। तो ऋतुएं कंप्लीट हो गई। अब पढ़ेंगे अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल यानी सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। तो ये अकाल और मरुस्थलीकरण भौतिक दशाओं में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। जब उपजाऊ भूमि जब बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी मरुस्थलीकरण को किसके द्वारा कम करने के प्रयास हो रहे हैं? तो वृक्षारोपण करके। नेक्स्ट, आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? पहचान कर उस भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो आप जो भी क्लास को देख रहे हैं, आप कौन से भौतिक प्रदेश में रहते हैं उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। शब्दावली। बंजर, तो बंजर किसे कहते हैं? अनुपजाऊ को। बिहड़ा या उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। सम वर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती है। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना अपर्दन कहलाता है। तो ये अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली है, पूर्वी मैदान है, थार मरुस्थल है, परंतु हिमालय नहीं है, यानी द। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, यानी यह कितनी? 1722, और 5 मीटर का मंदिर है तो 1727। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र डैश डैश अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। तो कौन से अपर्दन के कारण? तो यह नाली अपर्दन के कारण।
नेक्स्ट, उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है और मावठ किसे कहते हैं? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आपके लिए आज कौन कौन से क्वेश्चन है? पहले तो आप इनका आंसर लिखोगे, भौतिक प्रदेश कौन से जिले हैं। उसके बाद में आप कौन से भौतिक प्रदेश में रहते हैं उसका नाम लिखोगे। और तीसरा आपका जो होमवर्क वो ये है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है और मावठ किसे कहते हैं। इन दोनों का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक राजस्थान का भौतिक स्वरूप कंप्लीट होता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टडी से संबंधित ग्रुप है उन ग्रुप में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासें भी ज़रूर देखें। मैं रोज़ाना जब ये क्लास अपलोड करता हूँ तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इनमें से, तो वो क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं देता कमेंट बॉक्स में, तो आप वो आंसर ज़रूर लिखें। ये हैबिट बनाएं लिखने की, क्योंकि अपने जो लिखते हैं वो क्या है कि पढ़ने से थोड़ा ज़्यादा याद होता है। यानी एक तो अपने पढ़ते हैं, एक अपने उस चीज़ को लिख देते हैं तो वो लिखा हुआ थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। तो अपने जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। ओके, क्लास को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।